नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरंभिक नगर। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें। आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यहाँ यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई और उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुराविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तो पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। पुरा पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो अवशेषों का पता लगाते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतें सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या है? इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊँचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊँचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। अब ये दोस्तों नगर कहाँ थे? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, इन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुखरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की करते थे, जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल दोस्तों आजकल सड़क बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग डामर कहते हैं। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहन जोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह दोस्तों उन्हें कहा जाता है, अन्न रखा जाता है या अन्नागार भी कह सकते हैं। दोस्तों महान स्नानागार को हम एक बार देखते हैं। देखिए चारों तरफ इसके घर बने हुए हैं। उतरने के लिए यहाँ पर ये जो है सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर जो है चारकोल का है जो प्लास्टर लगा
दूसरा हमारा पॉइंट है भवन, नाले और सड़क। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक या अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों उस सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मेन होल बनाए जाती थी, जिनके ज़रिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। हर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये घर की सीढ़ी है। नहीं दोस्तों, ये हड़प्पा नगर में जो है ईंटों की चिनाई कर रहा है। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ संभव यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर-दूर से धात, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री-पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्में कहानियाँ मिट्टी से बने कई खिलौनों से भी मिले हैं, जो बच्चे खेलते हों। दोस्तों, ये पुरातत्वविदों ने एक नाले की तस्वीर जो है प्रस्तुत की है। जैसा आप देख रहे हैं, अगल-बगल सड़कें हैं। दोस्तों, जो नाला पहले था ढका हुआ होता था, लेकिन बाद में जब ये सभ्यता का अंत हुआ, नाले और दोस्तों देख सकते हैं कुआँ है वाला जो है। दोस्तों, इसमें चित्र में बताया गया है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो में सड़क और उसमें बना नाला, फिर एक कुआँ है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह में एक खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि यह इसका अर्थ है। दाईं ओर नीचे की मिट्टी। दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं और ये जो नगर और शिल्प, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने, बर्तन बनाए जाते। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फल। दोस्तों, ये जो हैं आप देख रहे हैं बाट हैं। दोस्तों, इन्हें तौल नाप के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। और दोस्तों, ये जो हैं गहने।
और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये धारदार जो है फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इनके आयताकार के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन से बनाते हैं। और दोस्तों ये जो पत्थर की मूर्ति मिली है, देखने में कोई राजा जैसे लगती है। संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा पेंस से बनी तकलियाँ दूध कताई का संकेत दे। कच्चे माल की कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास कच्चा माल कहते हैं। फिर बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर से आयात करते। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। आशा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया। चीज़ों का चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लोग रथ गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इन चित्रों में आप देख सकते हैं खिलौना है कोई, ऐसे ही कोई वाहन रहा होगा जिसमें घोड़ा मचाकर या रथ बोल सकते हैं, रथ या टांगा जैसा जो रहा होगा, माल ले जाने के लिए साधन यूज़ करते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये दोस्तों मिट्टी का हल है, तो ये पता जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत की जुताई के लिए हल जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल की हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। कुछ क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए जुताई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। मतलब पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती है। हड़प्पा के लोग प्रायः गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और पेड़ों जैसे जानवरों का भी शिकार। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूचना कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलबीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वही धौलबीरा नगर को 3 भागों में बाँटा गया। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊँची ऊँची दीवार बनाई गई थी। के अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे।
यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले। लोथर का बंदरगाह लोथल का बंदरगाह यह बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह का होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा गया होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं। एक ये लोथल का बंदरगाह है, एक तालाब है और यहाँ पर एक नाव उतारने चढ़ाने माल रखने उठाने का कार्य यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी। मुद्रा मुहर मुद्रांकन मुहरबंदी मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीले मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी टूटी नहीं होती तो यह साबित किया जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं। तो आज भी यही हो रहा है। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पैकेट बंद उस पे मुहर लगी मिली होती है। अगर पैकेट आपको खुली लगती है तो आपको पता चल जाता है सामान में कोई छेड़छाड़ हुई है। ऐसे पहले भी होता। सभ्यता के अंत का रहस्य। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुई? आज लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ढेर सारी ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी, जिससे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई होगी, जिससे पेड़ या जंगल जो है नष्ट हो गए होंगे। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े जो झुंड भी थे, चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन कुछ कारणों में यह स्पष्ट नहीं हो पाया। सभी नगरों का अंत कैसे हुआ? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण ही समाप्त हो। जो भी कुछ हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। के लगभग 1400 साल नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर-दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनाए, जिन्होंने पिरामिड के नाम से जाना जाता है।
राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ उनके खाने-पीने की चीज़ें, वस्त्र, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, औजार, हथियार, जानवर भी शामिल हैं। कभी-कभी शव के साथ उनके सेवक, दास-दासियों को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन-दौलत खर्च किया जाता था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।